नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और ईरान अमेरिका जंग के बीच में दुनिया में एक नई बहस छिड़ी हुई है। वो बहस है धोखे की, गद्दारी की, बेईमानी की और पीठ में खंजर घोंपने की फितरत की। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव भले ही हॉर्मुज खोलने को लेकर हो, लेकिन इस पूरी साजिश की असली पटकथा कहीं दूर एशिया में ही लिखी जा रही है। जिस देश का इतिहास ही एक तरह से इस तरह से रचा बसा हो, जिसमें पीठ में छुरा घोंपने की सैकड़ों कहानियां दर्ज हो, क्या भला वो किसी का वफादार हो सकता है? जिसकी रग रग में दोस्तों को धोखा देना, अपनों को दगा देना या चूना लगाना बसा हो, वो ट्रंप का भरोसेमंद आखिर कैसे बन सकता है? आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस देश की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी हरकतों से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका युद्ध में सीज फायर के जरिए एंट्री मारकर ट्रंप को ऐसा चूना लगा दिया कि अब बात ट्रंप की साख पर आ गई। इस जोड़ी ने न सिर्फ दुनिया में अपनी किरकिरी करवा ली, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को भी दांव पर लगा दिया। क्या है ये पूरा मामला? कैसे अब पाकिस्तान का साथ अमेरिका के सर का दर्द बन चुका है, बताएंगे आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ऐसे भंवर में फंस गए जहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात जानते हैं क्या है? सोचने वाली बात यह कि सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये हश्र आखिर हुआ कैसे, और उनका ये हाल आखिर किया किसने? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। सीज फायर कराने के नाम पर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के सामने ऐसी फजीहत करा दी जिसका कोई हिसाब किताब तक नहीं। ईरान के साथ सीज फायर कराने के नाम पर ट्रंप को बहुत बुरी तरह से छला गया है। जी हां, अब खबर है कि ईरान के साथ बातचीत के बाद मुनीर ने ट्रंप को झांसे में लेने के लिए यूरेनियम का सहारा लिया। ईरान के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि वो ईरान से यूरेनियम लेकर अमेरिका को दे देगा, और इसी भरोसे पर तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप गदगद हो गए, और ऐसे गदगद हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में आकर ये दावा दुनिया के सामने कर दिया कि भाई ईरान तैयार है अमेरिका को यूरेनियम देने के लिए। और ट्रंप का जैसे ही बयान आया तो ईरान ने क्लियर कट उसका जवाब दे दिया, सिरे से खारिज किया, साफ साफ कह दिया कि भाई वो अपना यूरेनियम किसी को देने वाले नहीं है, पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को यूरेनियम देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आपको ये किसने बुद्धू बना दिया? ईरान ने जाके पूछ लिया। ईरान का जब बयान आया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप को चूना लगाने और धोखा देने की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब अमेरिका में ट्रंप के साथ में इस छल को लेकर सुर उठने लगे हैं। अमेरिकी नागरिक खुलकर कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दोस्ती की आड़ लेकर ठग लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों ने मिलकर उन्हें चूना लगा दिया है। जी हाँ, अब खुद अमेरिका की जनता कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बड़ा छलावा हो गया है। सीज फायर के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप से पहला तो झूठ बोला गया, यूरेनियम देने की बात कही गई, यूरेनियम देने की बात कहकर डोनाल्ड ट्रंप को चूना लगा दिया गया। मुनीर ने ट्रंप की इमेज खराब कर दी है, लोग सवाल उठाते हैं। दोस्त के बहकावे में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान दे दिए। ईरान से यूरेनियम मिलने का दावा किया गया। अमेरिका अक्सर वैचारिक दुश्मनों को ही मध्यस्थ समझने की गलती करता है, ये सभी जानते हैं। और धोखे की वजह से कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, ये बात भी अब अमेरिका से उठने लगी है। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो ये दोस्ती बड़ी गुल खिलाती हुई नजर आ रही थी, वो मुश्किल भरे हालात में डोनाल्ड ट्रंप को डाल चुकी है। और ये दोस्ती को लेकर अमेरिका के अंदर अब आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अजीज दोस्तों पर निशाना साधा। याद रखिए, कोटेड है सबसे अजीज दोस्त, और कहा है कि भाई पाकिस्तान जो अभी इन दिनों सबसे अजीज दोस्त बना हुआ है ट्रंप का, मध्यस्थ बनाना जीत के मुंह से एक तरह से हार छीनने जैसा था। पाकिस्तान को जिस तरह से मध्यस्थ बनाया गया, पाकिस्तान को यह मौका दिया जैसे बच्चों से यौन शोषण करने वाले किसी शख्स को किंडरगार्टन का इंचार्ज बना दिया गया हो। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप समझिए क्या कहा गया है।
यहाँ के माइकल रूबिन की तरफ से उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो आतंकिस्तान है वहां उसे पहले तो शांति दूत बनाया, पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना जीत के मुंह से हार छीनने जैसा, पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना जैसे बच्चों से यौन शोषण करने वाले किसी शख्स को किंडरगार्टन का इंचार्ज बना देना, ये शब्द एक तरह से उनके रखे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं, उनकी भूमिका पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। सीज फायर कराने की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के धोखेबाज दोस्तों ने ही परमाणु कार्यक्रम में ईरान की मदद करी। ट्रंप के दोस्त ही अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े विरोधी हैं और पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा था। माइकल रूबिन ने याद दिलाई है ये बात। और लादेन की मौत पर जिस तरह से 2/3 पाकिस्तानियों को दुख हुआ था, उन्होंने बात दोहराई। अमेरिकी सैनिकों पर पाकिस्तानी बारूद से हमला किया गया था। आसिम मुनीर की ईरानी IRGC से पुरानी गहरी दोस्ती है, ये बात माइकल रूबिन की तरफ से कही गई है। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर के नाम पर पाकिस्तान की दलाली को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ उनके जो दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलाली की है और कुछ नहीं। पाकिस्तान को दलाल पाकिस्तान कहा जा रहा है। अमेरिका के साथ गद्दारी और ईरान के साथ दोस्ती, अमेरिका को यूरेनियम देने की झूठी अफवाह फैलाई गई, यूरेनियम देने का दावा करके डोनाल्ड ट्रंप को बहलाया गया। युद्ध के बीच में ट्रंप के साथ में कई झूठे वादे कर दिए गए। अपनी इमेज सुधारने के लिए ईरान अमेरिका को धोखा देता रहा और अमेरिका इसको समझ ही नहीं पाया। ईरान के साथ में मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को चूना लगा दिया गया है, ये बात कही गई। अब ऐसे में बड़े सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपने जाल में फंसाना इतना आसान है पाकिस्तान के लिए? सवाल ये भी, क्या ट्रंप ईरान को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? सवाल अब ये भी, क्या ट्रंप अपने सो कॉल्ड दोस्तों की फितरत को जान नहीं पाए? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे जल्दी से मिलवा देती हूं बगैर देर किए। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ अमेरिका से पत्रकार अहमद मस्तिकान जी कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ मेजर शेख नदीम कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान से ही रक्षा विश्लेषक वजीहा सईद भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं ब्रिगेडियर दत्ता आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ये किस तरह की दोस्ती है जो बड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को? क्या अब उन्हीं पर ही सवाल खड़े होने लगे और कह रहे हैं कि भाई मध्यस्थता थी, डोनाल्ड ट्रंप जिसे दोस्त समझ रहे थे वो दोस्त तो था लेकिन अमेरिका का दोस्त था या फिर पाकिस्तान का, ये कोई नहीं समझ पाया? देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा मतलब अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसके लिए इस्तेमाल किया है। एक बार पुनः पाकिस्तान को आप ये देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से मोहरा बनाया गया है, क्योंकि कोई भी मध्यस्थता अगर किसी देश को करनी है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये रहती हैं कि जो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एजेंडा है वो सेट करने की उसके अंदर वो होना चाहिए। आप ये देखिए कि या तो वो ताकत जो मध्यस्थता करा रही है उन तीनों देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, उसके साथ उनके संबंध मधुर होने चाहिए, उससे बड़ी पावर होनी चाहिए वो, तो तभी ये मध्यस्थता हो सकती है। अब केवल वेन्यू के लिए पाकिस्तान को चुना जाना ये सबके लिए एक ताज्जुब का विषय है। दूसरी चीज देखिए, अगर आप मध्यस्थता का मतलब होता है कि हर पार्टी को थोड़ा बहुत अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके जो मुद्दे हैं या जो उन्होंने एजेंडा दिया है उसके तहत उनको थोड़ी बहुत एक आध कदम पीछे लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। और ये सब चीजें हैं। देखिए, अमेरिका के पास और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि और जो महाशक्तियां हैं वो मतलब इस तरह से दे वुड नॉट हैव बेंड हेड ओवर हील्स ऑन अमेरिकाज डिमांड। और जो देश इसको अगर कोई चीज करा सकता था वो भारत है, क्योंकि भारत के पास देखिए सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह की मतलब डिप्लोमेटिक हमारे पास एक्सीलेंस है कि हमारे तीनों देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध है। और हमारे पास इस तरह से देखिए, जयशंकर साहब एक ऐसे मजे हुए मतलब फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनका मतलब कहते हैं ना कि एक अजीम एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी के दौरान, और तीनों देश जो हैं वो भारत की बात सुनते।
और भारत इस पोजीशन में था कि भाई ये इनको जो वार्ताएं जो विफल हुई हैं शायद वो एक कंक्लूसिव एंड पे होती। हालांकि एक आध बैठक से कोई वार्ता सफल नहीं होती है। अगर आप वियतनाम का केस भी उठा के देखें तो वियतनाम में हेनरी किसिंजर एक बहुत आला दर्जे के डिप्लोमेट थे, उनको भी 4 साल लग गए थे इन वार्ताओं को कंप्लीट करने में। तो ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरह से हम जी मतलब जो देश का चयन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका का केवल इंटरेस्ट ये है कि उसके पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड हो जाएगा। अगर उसे ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च करने हैं तो देखिए कुर्दों ने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब हम कोई आपको सरजमी नहीं देंगे। तो एक ही देश बचता है जहां से वो कुछ लैंड ऑपरेशंस प्लान कर सकता है। और हालांकि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होगा, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसे पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान को मतलब चयन करना, वेन्यू ठीक है, वेन्यू बड़ी अच्छी है, लेकिन डिप्लोमेसी के मामले में अब आप देखिए असीम मुनीर साहब इसको मतलब स्टीयर कर रहे हैं। शरीफ साहब तो बिल्कुल रेलीगेट हो गए, वो तो बिल्कुल पीछे मतलब उनका तो कोई रोल है ही नहीं। लेकिन असीम मुनीर साहब देखिए मिलिट्री के एक आला अफसर हो सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका अभी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है सर। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बार बार मौका दिया गया, ये तो अब तो अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं ना। मेजर शेख नदीम साहब, अब अभी की प्रतिक्रिया लेते हुए इस्लामाबाद में मध्यस्थता हुई, उम्मीद जागी कि चलिए सब कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को बड़े सब्ज बाग दिखाए गए और पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो आंखें मूंदे मूंदे हर चीज में बड़े खुश हो रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर तो एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसके भी सपने दिखा दिए गए और फिर ईरान ने आईना दिखा दिया कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब वहां इस्लामाबाद की टॉक फेल हो गई तो ईरान का जो विजिट था वो क्या शटल डिप्लोमेसी का एक तरीका था क्या? ओके, अल्लाह का शुक्र है आज इंडियन चैनल पर जिस तरह पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं उससे तो आप देखें कि कोई कह रहा है कि अमेरिका को आपकी इसी अदा पर बड़ी खुश हो जाती हूँ। वैसे मेजर शेख नदीम जी, आप हमेशा नेगेटिव चीजों में भी जो पॉजिटिविटी नजर आ जाती है ना आपको, क्या बात है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पॉजिटिव है। मस्ती खान को भी हम हंसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन हमारी बातों पे ये भी इतने बड़े बड़े दांत निकालता है। एनीवे, तो देखिए बात ये है नैना जी कि आज पाकिस्तान की तारीफें आप लोग भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को दबाव में ले आया। अरे भाई मैं भी परेशान हो गया, अमेरिका को दबाव में ले आया, ईरान को दबाव में ले आया, इनको जनाब हथकड़ियां बांध के यहाँ ले आए वेन्यू के ऊपर, और उसके बाद दम मारो दम, वो सारे भंगी बने हुए जो नशे में, और उनको कोई पता नहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है, खामोशी से इन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ब्रिगेडियर साहब भी ऐसे ही समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए चूना लगाना तो आप लोग को असल में इसलिए डर लग रहा है क्योंकि हमने आपको कत्थे में मिर्चें डालकर लगाई थी, तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि हम हर किसी को चूना लगाते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ जरूरत होती है हम चूने में कत्था और मिर्चें मिला के दोनों लगाते हैं। तो इंडिया को इस वक्त वो दोनों तीनों चीजें लगी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी ये जो पाकिस्तान का वेन्यू इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया ऐसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, ये ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं है। और अभी खुद नैना ने कहा कि पाकिस्तान ने जो है ईरान के साथ दोस्ती निभाई, अमेरिका को बेवकूफ बना दिया, चूना लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेंटेन करते हैं और अभी इंडिया के पास कैपेबिलिटी है। और जयशंकर साहब को वो क्या होता है झावा लगा हुआ है क्या पता नहीं, आपने कुछ कहा कि वो जो धोने में मांझते हैं या कुछ पता नहीं वो कहाँ मंजे, तो उनको मांझते ही रहे आप, वो कहाँ है अभी ढूंढता फिर रहे हैं। आप खुद ही कंफ्यूजन में हो रहे हैं, पहले तय तो कर लीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभी तक में आप कभी बात कर रहे थे कि अपनी जगह की, दूसरी तरफ आप बात कर रहे थे अरे ईरान के साथ में दोस्ती निभाई है या अमेरिका के साथ में दोस्ती निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े कंफ्यूजन में आ गए हैं और आप बार बार आपको याद आ रही है हमारे एस जयशंकर साहब की, जिन्होंने दलाली की एक बात बता दी थी, असली चेहरा दिखा दिया था तो बड़ी परेशानी हो गई थी। दिनेश नैन जी, मेजर शेख नदीम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे आखिर स्थानों को लेकर, ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर, ये किस तरह की दोस्ती निभाई जा रही पाकिस्तान की तरफ से? क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इतने कच्चे हैं क्या जो इस बात को समझ नहीं पाए? चलिए, मुझे लग रहा है दिनेश नैन जी का शायद फ्रेम चला गया। यही सवाल मैं अमर मस्तिकान जी से लेना चाह रही हूँ। अमर मस्तिकान जी, आपकी मुस्कुराहट पर कायल हो गए भाई यहाँ पर मेजर शेख नदीम जी। देखिए मैं क्या अर्ज करूं, ये आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अब इनकी जो ये है जिस चीज में मिडल मैन होंगे
जो पाकिस्तान किसी चीज में मिडल मैन होगा वो कैसे कामयाब हो सकता है? मुझे नहीं लगता है। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि अगर ये पंजाबी वहाबी आपको कहें कि दिन है, तो आप यकीन कर लें कि वो रात होगा, क्योंकि ये इतने झूठे हैं, ये झूठ के बगैर रहते ही नहीं हैं। अब जो ये ईरान में कुछ सोशल मीडिया पे आया है कि भाई इन्होंने जो आके ईरानियों को कुछ दिए वो वैसे नहीं था जो अमरीकियों ने इनको दिए देने के लिए, और जो ईरानियों ने इनको दिए कि भाई अमेरिका को दे दे वो भी इन्होंने चेंज कर लिया। यानी इस किस्म के दोगलापन। देखिए, आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान फौज में ये मशहूर था कि द डिसीवर, ये अपने ही जो बैचमेट हैं, अपने ही दोस्तों को ये जो है उनके साथ मक्कारी फरेबी के लिए मशहूर था, और इसी वजह से इसका नाम द डिसीवर था। देखिए, अगर ये द डिसीवर ना होते तो इनका जो मुद्दत था वो तो ख़त्म हो चुका था 3 साल पहले। ये जान के चोर दरवाजे से दोबारा एक्सटेंशन लेकर आ गए और फिर जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गए। देखें और क्या किया, हमने जो है उसने उन्होंने सिंदूर उजाड़ दिए, मांग उजाड़ दिए सिंदूर से, उसके बाद बने, हमने बनाया, हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने, आप पूरी दुनिया ने थे, हमने कुछ कहा। मेजर शेख नदीम, आप किसी का सिंदूर उजाड़ने को आप गर्व कहते हैं क्या? ये मतलब ये मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। किसी का सिंदूर उजाड़ा जाना, बेकसूरों को मारा जाना, क्या आप उसे गर्व के तौर पर देखते हैं? क्या पाकिस्तान की सेना इतनी ज्यादा पंगु है जो मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों का अगर सिंदूर उजड़ता है, आम जनता अगर मारी जाती है तो आप उसे सीना ठोक के गर्व से कहते हैं? मासूम को मारना गुनाह है, गुनाह है। तो पहलगाम में जिन लोगों का, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, आप उसके लिए क्या कहेंगे? आप बड़े सीना ठोक के कह रहे हैं उस बात को लेकर। गुनाह है जिसने भी किया है, ये मैं कंडेम करता हूं, गुनाह है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर मासूम इंसानों को जिसने भी कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये देखो, ऐसे बदलता है पाकिस्तान, जी ऐसे बदलता है पाकिस्तान, लेकिन ये ऐसे बदलता है पाकिस्तान। नदीम, ऐसे बदलता है पाकिस्तान, ऐसे बदलता है पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले ही कहा कि सिंदूर उड़ाने में हमने ये किया वो किया, अब बोलते हैं कि वो बहुत गलत बात है। चलो एनीवे, मैं आपको बताऊं आपकी सोच ऐसी क्यों है। आपकी सोच ऐसी इसलिए है बिकॉज पाकिस्तानी सेना में भी, जैसे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड नहीं बोलता मैं उनको, मैं बोलता हूं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, टोटल जो है कट्टरपंथी, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तानी सेना में भी वैसे ही आतंकी सोच के लोग हैं, और उनमें से कुछ थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा पोर्शन आप में आ रखा है, वो दिखाई देता है बीच बीच में आना, कोई बात नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं बात पे, असली मुद्दे पे आते हैं, जो आज का असली कहानी है। कहानी ये है नदीम कि आपके आसिम मुनीर जी गए बड़े शान शौकत के साथ, अपने साथ में ले होम मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी, हमेशा तो आईसीसी के अंदर ट्रॉफी लेके भाग गया था वहां से। तो वो पहुंचे साथ में, वहां पहुंच के आप लोगों ने बात किया, क्या बात किया कि घबराओ मत, अमेरिका हमारी जेब में है, जो आप चाहते हो वो होगा। उनका ऐसे करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है, और वो बेवकूफ बन गए सर हैं। नदीम, आई विल लिसन टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर्स। आप एक एक जवाब देना, मैं सुनूंगा, मुझे पहले कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, आई नेवर स्पीक इन बिटवीन। आप बोल देना, मैं सुनूंगा। आप इफ आई एम रॉन्ग यू काउंटर मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। जैसे ही ये खेल खेला गया, वो ईरान को अच्छी तरह से पता है कि पिछले साल जून के महीने में जब B-2B बॉम्बर्स ने जाके फरदान में, नतांज में, इस्फान के अंदर बॉम्बार्डमेंट की थी, तो एयर स्पेस यूज किया गया था पाकिस्तान का। दूसरा, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जब कुर्द्स के पास अमेरिका ने हथियार भेजे, जो विद्रोह हो रहा था ईरान में, उनको पहुंचाने के लिए, कुर्दों ने बोलने ने दो ना यार, बोलने ने दो मेरे को, आप जवाब देना, मैं सुनूंगा। मैं एम नॉट रनिंग अवे, डोंट वरी। कभी भी यूज नहीं हुई किसी भी हमारे फ्रेंड के खिलाफ। उसमें आने दो, आप बता देना, कोई बात नहीं। उसके बाद कराची के
कार्गो जो बंदरगाह है उधर से लेकर के जो हथियार पहुंचाए गए उन विद्रोहियों को, उसमें मैंने नहीं बोला, ईरान की इंटेलिजेंस ने बोला कि पाकिस्तानी थे, कुछ जो लेने आए थे, उन्हें पकड़े भी गए हैं और उन्होंने इतराज जताया। तीसरा, आपके सरेना होटल जिसका आपने आज तक बिल जमा नहीं दिया बेचारों का, वो बिल ही नहीं गया सरेना होटल का, तो वो दूसरी बार तो करने की छोड़ो, वो तो वैसे भी घबरा रहे होंगे कि दूसरी बार भी आ गए। तो उस सरेना होटल के अंदर भी आपको ईरान की डेलीगेशन ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल क्लियर कट कि अगर ये वार्ता में कुछ गड़बड़ी होती है तो पाकिस्तान ही उसका जिम्मेदार होगा, यानी वो पहचान रहे थे। अब आ जाते हैं अमेरिका पे। आपके आसिम मुनीर जी बिरयानी खाने गए, दो बड़े शान से सब कुछ सेटिंग किया कि जी बस मैं तो आपके साथ हूं, सब कुछ जो कहोगे मेरे आका वो होगा। और इस बात के लिए ये भी बोल दिया जाके झूठ उनको, फौरन मान लिया, आप डरो मत, फौरन लेट गए, उन्होंने मान लिया फौरन मान लिया, लेट गए। सुनो, let me give you all points. You reply with the points. I'll give you the points. तो देन उसको बोला कि हमको तो मिल रहा है वो 440 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम है, और वो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं सर, आप फिक्र ना करो। लेकिन थर्मस में आगे दे देंगे आपको। आज सुबह, आज से 4 घंटे पहले, आप सुनो जरा ध्यान से, 4 घंटे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करना सबसे बड़ी मूर्खता है। उन्होंने प्रूफ दिया है कि आसिम मुनीर आपको ख्वाब आते हैं सर, क्या सर अपना इलाज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सुनो अभी दोहरे आपको पढ़ेंगे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो कुर्स के जो आपके जिसमें बम्बार्डमेंट हुई थी ना बगदाद के अंदर, कासिम, उसके ऊपर सुलेमानी के ऊपर, उसके दोस्त हैं आसिम मुनीर, दोस्त थे। और आज भी IRGC कुर्स के अंदर जो आतंक फैलाता है हुती के नाम, हिजबुल्लाह के नाम, हमास के नाम पे, वो उनसे संबंध है। और ये अभी की रिपोर्ट 4 घंटे पहले की। भले यहाँ पर मेजर शेख नदीम इस बात को माने या ना माने, खुद पाकिस्तान के लिए अमेरिका से आवाजें उठने लगी हैं। मैं वजिया सईद से जवाब लेना चाह रही हूँ, मैं दोबारा लौटती हूँ। वजिया सईद जी आ रही हूँ, मेजर शेख नदीम जी। वजिया सईद जी, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दावे किए गए थे कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को देने के लिए तैयार है वाया पाकिस्तान, और अमेरिका को जैसे मैसेज दिया अमेरिका बड़ा खुश हो गया। ईरान की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि कैमल ड्रीम्स ऑफ कॉटनिस्ट शुतुर दर ख्वाब बीनत पनबेदाने, जिसका एक तरह से मैं पढ़ रही थी कि आखिर इसका क्या फारसी या फिर हिंदी में इसका अर्थ होता है। उन्होंने बाकायदा इसको धराशायी कर दिया। वो कह रहे भाई पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा बांध रहा है और कुछ नहीं, झूठ फैला रहा है और कुछ नहीं। ऐसी ना कोई चर्चा हुई, ना कोई वादा किया गया, और भरोसा हम करते ही नहीं, ना अमेरिका पर ना ही पाकिस्तान पर। ईरान कह रहा है ये। देखिए, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला आप इंडिया के साथ ये है कि आप अपनी मर्जी से बातें करते हैं। आप मुझे एक ऑफिशियल ट्वीट दिखा दें जिसमें ये बात की गई हो। हाँ, ये जरूर ईरान ने कहा है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम किसी को नहीं दे रहे, अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और ये भी आपको बता दूं तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना, जो आसिम मुनीर ने जो दावा किया था वो तो पहले धराशायी हो गया। तो फिर आसिम मुनीर किस बात की शह पर दम पर ये झूठा एक तरह से दावा कर रहे थे? बात कंप्लीट करने दीजिए, बीच में काटा मत कीजिए, सुनेगी तो आपको समझ आएगी ना। एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है ना मेरी बहन, वो कोई ऐसी कोई टॉफी नहीं है, कोई कोयला नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि उसे थैले में डाला, डब्बे में बंद किया तो उठा के ले गए। उसके लिए बहुत बड़ा पर्सनल चाहिए, पूरा मैकेनिज्म चाहिए उसको इधर से उधर मूव करने के लिए। और आपको शायद याद होगा कि जब लास्ट ईयर B-2 बॉम्बर्स ने, जब अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स आए थे, उन्होंने बंकर बस्टर बम गिराए थे और कहा था कि वो जमीन के नीचे हमने दफन कर दिया। ये खुद अमेरिकन का स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद IAEA ने तस्दीक की थी कि वहां से कोई रेडिएशन नहीं आई। उसके बाद कहा गया जी कि ईरान उससे पहले ही उसे मुंतकिल कर चुका था। तो प्रीवियस ये बात याद रखिए। करंटली मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक यूरेनियम के ऊपर, आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद, मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं जहाँ पे पीस टॉक्स हो रही है, जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, हर चीज हम तक पहुंचती है। बहुत सारी चीजें हम ना अपने मीडिया को बता सकते हैं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। वजिया सईद जी, अरे हमें नहीं बता सकते, पूरी दुनिया को तो बता सकते हैं। अरे वजिया सईद जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी को जो आपने बताया है वही तो बात, वो पूरी गड़बड़ हो गई है। आपने कहा कि कब ये ऐसा कहा गया, 17 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई,
उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया है कि एनरिच्ड यूरेनियम हमारे लिए ईरानी मिट्टी जितना पवित्र है, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा और ऐसा ट्रांसफर का ऑप्शन डिस्कस ही नहीं हुआ। तो जब डिस्कस ही नहीं हुआ तो कौन सा ख्वाब आ गया आसिम मुनीर को कि झूठ, बेचारे डोनाल्ड ट्रंप को झूठा विश्वास दिला दिया उन्होंने। What is going to happen? और ये सारे मुद्दे पर बात हो रही है, यूरेनियम पे बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात हो रही है, ईरान के जो असासे मुंजमद किए हुए हैं, जो उसके फ्रोजन अमाउंट्स हैं, उन पे बात हो रही है, और अमेरिका का दोबारा उस पे हमला ना करने की बात हो रही है, और अरब ममालिक भी डेफिनेटली बीच में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मुद्दे इन्वॉल्व हैं। यूरेनियम पर बातचीत हुई है या नहीं? ट्रांसफर होने की बात हुई है या नहीं? अरे यूरेनियम प्रोग्राम पर बातचीत हुई है या नहीं, ये तो बता दीजिए। मुनीर साहब ने बताया तो होगा। आप सोचती हैं कि क्या अमेरिकी इतने उल्लू के पट्टे हैं, ईरानी इतने बेवकूफ है कि वो इस तरह की बातों में आ जाएंगे? क्या उनकी इंटेलिजेंस नहीं है? आपको क्या लगता है या नहीं है? आपको क्या लगता है? मतलब आपको लगता है ना ये तो आपके शो में ऐसा। आपसे मुझे क्या लगता है क्या नहीं, आपको क्या लगता है? आसिम मुनीर ने जाके वो कह दिया ट्रम्प भी बेवकूफ है, ईरानी भी बेवकूफ है। मुझे तो इंडियनों के अलावा कोई बेवकूफ नजर नहीं आता इस सारे मुद्दे में। बेवकूफी की हद की भी आपने। अच्छा मुझे, अरे बाकी तो सब छोड़िए, आप पाकिस्तान को क्या लगता है? अमेरिका इतना बेवकूफ है क्या? वही पूछ रही हो ना, आपसे पूछ रही हूँ। आप ही बता रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो गया, ट्रम्प बेवकूफ बन गया। ट्रम्प तो जिस दिन से सदर बना है, मिनट में एक। अरे मैडम ये तो मुझे बता दीजिए कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर होने की जो बात कही गई वो हुई भी है या नहीं हुई है? नहीं हुई है, और ना ही मुझे यकीन है। मैं आपके शो पर बात कर रही हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि ईरान इस मसले के ऊपर काफी जो है लेदे दिखाएगा। यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम किसी के हवाले करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर इस तरह हुआ तो भाई आपके फील्ड मार्शल वहां पर भी इस मध्यस्थता में भी फेल्ड हो गए क्या? उस मध्यस्थता में भी उनकी तरफ से झूठे पुलिंदे बांटे गए क्या आदत से मजबूर होके? बड़े जो है इसके असरात पैदा होंगे, और ईरान एकदम से अपना कोई यूरेनियम उठा के किसी को नहीं देने वाला है। चलिए कम से कम आप मेरी इस बात से तो सहमत हैं वजीहा जी कि यूरेनियम पर बातचीत नहीं हुई, यूरेनियम ट्रांसफर होने पर कोई बातचीत नहीं हुई। जो आसिम मुनीर ने कहा वो सब झूठ बोला। मैकेनिज्म बनेगा, मैं आपके शो में बता रही हूँ, उसका मैकेनिज्म बनेगा कुछ, और अभी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। देखिए अमेरिका ने कहा था 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रोक दो, ईरान ने कहा 5 साल के लिए रोकते हैं। मेरा जहां तक अंदाजा है कुछ थोड़ा सा दोनों साइडें कॉम्प्रोमाइज करेंगी। ईरान अगले 10 साल, 15 साल, 12 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है, और ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको IAEA के हवाले तो किया जा सकता है, वो भी अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसको अमेरिका के हवाले करना या पाकिस्तान के हवाले करना ये नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ सोशल मीडिया की फजूलियात हैं जिनको लेकर अगर आप अपना शो कर रहे हैं तो आई थिंक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा दत्ता साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समय पहले बयान आया, ये ऐसे समय पर आया जब आसिम मुनीर तेहरान में थे और पल पल के अपडेट वहां पर दे रहे थे। आरोप तो जासूसी करने के भी लगाए गए थे ईरान की तरफ से, पल पल के अपडेट दे रहे थे, और जैसे ही आसिम मुनीर से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग मान लिया गया है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान को जो मध्यस्थता के लिए भेजा था, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिस रूप में बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान के माध्यम से जो चर्चा हुई, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया। फिर ये बात आई कहां से? फिर जब ये पूरी सारी सिचुएशन इस रूप में है, जब ईरान का विदेश मंत्रालय या ईरान का मीडिया या ईरान की सेना अगर ये बात कह रही है, तो किसकी बात को सत्य माना जाए, ईरान की वाया पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए ट्रम्प साहब के जो बयानात होते हैं उनका कोई बेस नहीं होता। मतलब ही ऑलवेज पुल्स आउट ए रैबिट फ्रॉम दी हेड, और अक्सर उन्होंने देखा गया है कि जो स्टेटमेंट उनको सूट करते हैं वो उसको जारी कर देते हैं। रही बात असीम मुनीर साहब की, वो गए थे यकीनन, और ये एक वेलकम स्टेप था कि साहब ईरान की जो अथॉरिटीज हैं या जो उनके सियासी लीडर हैं उनसे बातचीत की जाए। लेकिन ईरान ने पहले ही ये साफ और वाजे कर दिया है कि साहब हम कोई यूरेनियम देने वाले नहीं हैं। पिछली साल भी जब युद्ध हुआ था उससे पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम आई थी उसने कहा था कि साहब इस तरह के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं कि साहब ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, और किसी भी देश को ये अधिकार है कि जौहरी ताकत को वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए
करीब उसका संवर्धन कर सकता है, जो करीब 25 से 30% तक का नहीं, हो सकता लेकिन है। सर पहले इस्लामाबाद की जो चर्चा वो तो फेल हुई, अब फिर आसिम मुनीर की जो इनक्रेडिबल यात्रा थी तेहरान की, वो फिर क्या मानी जाए? मीडिएशन यहाँ पर भी फेल रहा, और इस सो कॉल इनक्रेडिबल यात्रा में दोस्ताना जो बात कही गई थी वो क्या सिर्फ फोटो आप भरती और इसके अलावा कुछ नहीं? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक उर्दू में बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। क्या बात। तो आप ये देखिए कि असीम मुनीर साहब से अपना जो देखिए बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। आप ये देखिए टीटीपी किस तरह से, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि साहब वहां जाके उन्होंने जो बातचीत की है, आप ये देखिए रूसो यूक्रेन जो वॉर है, यूक्रेन ने इसी तरह से जेलेंस्की साहब से पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे अपने जौहरी हथियार रशिया को दे दिए और कहा हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ईरान तारीख को समझता है और वो इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगा, क्योंकि देखिए अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। आज अमेरिका ये कह रहा है, कल को वो दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। बल्कि ये जो टैक्टिकल पॉज हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, इसमें ईरान ने अपने आप को और कंसोलिडेट किया है। और अगर अमेरिका ने कोई दोबारा इस तरह का मिस एडवेंचर किया तो ईरान विल रिटेलिएट एंड रिटेलिएट हार्ड। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, देखिए यूरेनियम एक ऐसी चीज है, देखिए कोई शो विंडो में तो रहेगा नहीं। और अभी देखिए जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने, मैडम ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि साहब जौहरी जो मतलब यूरेनियम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब किसी सूटकेस में डाल के चल दिए। उसको, उसके अंदर 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। उसको मतलब ईरान भी अपने शो विंडो में नहीं रखेगा। और जिस तरह की मिसाइल सिटीज या अंडरग्राउंड सिटीज ईरान ने बना रखी हैं, उसमें ये नहीं पता लगता कि साहब आज यूरेनियम यहाँ रखा है, कल किसी दूसरी लोकेशन पे होगा। तो ये सब एहतियात ईरान ने लिए हुए हैं। तो लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूं कि अगर जैसे उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अगर वो जाते बातचीत करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साहब असीम मुनीर साहब क्यों चले गए बातचीत करने के लिए। शहबाज शरीफ जा सकते थे, और भी इस तरह के कई मतलब दानिशमंद लोग हैं पाकिस्तान में जो जा सकते थे, और जो इन सब चीजों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में रखते जिससे वार्ताएं बिल्कुल फ्रूटफुल होती। दत्ता सर, आपने ना दरअसल दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक बार मेजर शेख नदीम से यही सवाल पूछा था कि भाई सरकारें बैकड्रॉप में आ गई हैं, मुख्य पावर में आसिम मुनीर अगर नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें एक बार फिर से मार्शल लॉ या फिर साइलेंटली मिलिट्री कूप या मुख्य कमांड जो है वो आसिम मुनीर के हाथ में है? रबर स्टैम्प पीएम बन चुके हैं अब शहबाज शरीफ, तो ये बात उनको बुरी लग गई थी, अब वो फिर से वही बात आपने छेड़ दी है सर। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि साहब हु कॉल्स द शॉट। 1958 में आप देखिए आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग बनाया गया, उसके बाद आप देखिए सारी मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां के जो सियासतदान हैं, उनकी स्पाइंग, उनके मतलब इंफॉर्मेशन लेना, तो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि साहब वो जो भी मतलब जो स्टेटस और स्टेचर है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिसाइड करता है। मुझे लग रहा है सर, ये इसी बात को लेकर मैं मेजर शेख नदीम से तो जवाब ले चुकी हूँ, इसका वजीहा सईद जी से ही ले लेती हूँ। वजीहा जी, जो अभी ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा है हु कॉल्स द शॉट स्पेशली इन पाकिस्तान, मैन इन कमांड कौन है? सरकार की भूमिका होते हुए पीएम की भूमिका नजर नहीं आती, आसिम मुनीर ही ऑलवेज, व्हाई? उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त मिलिटरीली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा जाती तौर पर पाकिस्तान की नफरत को साइड पर करके देखें ना, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस वक्त सऊदी अरब में ऑपरेट कर रही है। हम आज़रबाईजान तक, इधर उधर तक अपने पांव फैला रहे हैं। हमारी मिलिट्री बेसिस जो है इंशाल्लाह की थोड़े अरसे में आपको मुल्क से बाहर भी नजर आनी शुरू होंगी, और उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है तो ये काम होता है। ये कोई इस तरह तो नहीं हो सकता। और दूसरे ये कि मिलिट्री का इस वक्त जो काम है ना इस पीस टॉक्स में, सब ये कह रहे हैं, देखिए अगर आसिम मुनीर ईरान गया तो पीएम शहबाज शरीफ जो है वो 4 मुल्कों का 1-1 मिनट में दौरा कर गए, और हर जगह उन्होंने इसी पीस टॉक्स के हवाले से बात की, सारे मुल्कों को इस पे इकट्ठा किया, सऊदी अरब को, तुर्की को, कतर को, मतलब पूरे जहां जहां वो गए उन्होंने इस चीज को किया, क्योंकि हमारे साथ अरब ममालिक भी जुड़े हैं। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री वो सिर्फ डिफेंस पैक्ट में सिर्फ सऊदीया के साथ नहीं है, हमारे इंटरनली इस वक्त जो डिफेंस टाइज हैं, यू इंडियन एजेंसीज एंड यू इंडियन पीपल नो वेरी वेल कि वो कहां कहां तक फैले हुए हैं।
और हमने ईरान को भी सपोर्ट करना है। मैं बिल्कुल हमने ठीक है, मैं अपने आप समझ को गई भी सेव वजीहा करना जी, है। लेकिन आपने और मेरे let me- क्वेश्चन को बाईपास कर दिया मैडम। आपने मेरे आ रही हूँ अमर मस्तिकान जी, आप ही की तरफ आ रही हूँ। वजीहा सईद जी, आपने मेरे क्वेश्चन को हमारे बाईपास कर military दिया। strength- मैं बिल्कुल मिलिट्री की आपकी जो रोल सऊदी के साथ में आपके डिफेंस पैक्ट या बाकी डिफेंस की जो आपकी पूरी भूमिका में समझ गई, लेकिन किसी भी देश में मध्यस्थता में, चर्चा में, डेलीगेशन में बड़ी भूमिका होती है वहां की सिविल गवर्नेंस की। लेकिन पाकिस्तान में सिविल गवर्नेंस तो बहुत पीछे नजर आता है, सबसे पीछे वाली बेंच पे, सबसे पीछे वाली बेंच पे भेज दिया है आपने। रोल इन दैट सिनेरियो आप क्या इस चीज को क्या वो समझिए। इतने केपेबल नहीं है मैडम? क्या वो केपेबल नहीं है? क्या या वो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ आपने आसिम मुनीर में पाई है, पाकिस्तान की सेना में पाई है? वो गवर्नमेंट में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है मैडम। और वो तमाम फोर्सेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ हैं। और कोई डिसीजन ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट, मैं खुलकर कहूंगी, जो आसिम मुनीर या फोर्सेस के बगैर ले सके, और कोई डिसीजन ऐसा नहीं जो फोर्सेस अकेले ले सके। हमारे पीएम, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और हमारी तमाम कैबिनेट और हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे सब एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमने ये काम करना है। और तुम हंसो नहीं, तुम उस वक्त कह रहे थे ना कि झूठ बोलते हैं। तुम जरा सच सच बताओ ना मस्ती खेल, तुम किसके पैसों पे यहाँ से बैठे हो, कहाँ से खाते हो, कि कौन तुम्हें पैसे देके कहता है कि जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोलो? इतनी जुर्रत तुम्हें आती नहीं है कि जरा वापस आके एक दफा बता दो। छुप छुप के रहते हो, हाँ, दूसरों के पैसे में शराबें पीकर और दूसरों के मुल्कों में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले, पंजाब से नफरत करने वाले। अरे तुम याद रखो, तुम्हारा 90 लाख बलोच हमारे पंजाब में रहता है और हमारे साथ रहता है, हमारे भाइयों की तरह रहता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भारत से लेते हो पैसे, इसराइल से पैसे लेते हो, गद्दारी करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितनी अल्लाह की मनहूस बनाई हुई शक्ल है तुम्हारी, लानत है तुम्हें। आजकल इसकी फंडिंग बंद हुई हुई है, ये भीख के गुजारा कर रहे हैं वहां पे, ये भीख मांगता है बस वहां पे तभी खड़ा ना, होकर तभी चौक पे बेचारा मेरा इतना धक्के खाता फिर रहा है कि कहीं से दुनिया का हक भेजा है इसको। अरे बात कीजिए, भाई, फैक्ट नैना जी, फैक्ट पे बात तुम बड़ी कीजिए, नैना जी फैक्ट मुझे पे 2 बात मिनट कीजिए। बोलने देंगे? जी जी मैं- मस्तिकान जी, फैक्ट जी, पे बात कीजिए। आप तो जी। मुस्कुराहट पे उनके ऐसे ऐसे एकदम किलस गए हैं। फैक्ट बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा। फैक्ट पे बात देखिए, कीजिएगा। मैं समझता था कि ये पंजाबी वहाबी मर्द झूठे हैं। ये मोहतरमा तो मोहतरमा ने तो साबित कर दिया भालू कि की पंजाबी वहाबी औरतें भी जो है मैं तुम्हें मर्दों बता के रही हूँ, मुकाबले मैं में 2 कश्मीरी हाथ आगे हैं। देखिए किस मैं किस्म की ये कश्मीरी घटिया हूँ। बातें कर रहे थे। पाकिस्तान का जो हाल किया है पाकिस्तान के जनरलों ने, तुम पहले तो ये बताओ पाकिस्तान ना कि को तुम कहाँ तोड़ा से खाते किसने पीते था हो, बता, 71 पूछ में। रही है वो। पाकिस्तान के फैक्ट पे बात, वजीर नो पर्सनल आजम, अटैक्स। खामोश रहे, खामोश रहे, इनको खामोश कराए। सारी बातें पाकिस्तान के कितने वजीर आजम आपके फौज ने मारे हैं? के ऊपर, और वही बातें पाकिस्तान में इसने रखा था। कितने लोगों का कत्लेआम आपके फौज ने किया है? क्या करता है पाकिस्तान में आज जमहूरियत है? कौन इसको फंडिंग कर रहा है? पाकिस्तान में आज इससे पार्लियामेंट पूछे ना। है लेकिन जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में कोई जज आजाद नहीं है। पाकिस्तान में कोई सहाफत आजाद नहीं है। तुम बांधो, पाकिस्तान में फौजी राज है और आप लोगों का मुंह इस वजह से इतना काला है ये पंजाबी जिहादियों का कि आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट के वजह से पाकिस्तान का मुंह ऐसे काला है। ये जो आसिम मुनीर है, इसको क्या हक पहुंचता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाए, ये जो है वजीर आजम भी बन जाए? आप हमें कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे पे चले गए और ये जो, कैसी आप बातें घटिया कर रहे हैं? पूरे दुनिया के आगे जाहिर है कि जो है कॉलिंग शॉट्स कौन कर रहा है? आसिम मुनीर कर रहा है। मिलिट्री रूल है। आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप बलूचिस्तान से निकले, बलूचिस्तान से आप निकले, पंजाब में जो करने आप करते रहे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अपने फौज के जोर पे हमारे घरों में घुसे, हमारे महलाओं की बेइज्जती करें, हमारे बच्चों को उठाए। आते क्यों नहीं है? डरते क्यों? आते क्यों नहीं है? डरते क्यों? आओ ना फिर। बार बार नैना जी बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि हम पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मैं आपके थ्रू दरख्वास्त करता हूँ कि हम मेहरबानी करके पैसे भेज दें। आजकल नहीं मिल रहे तुम्हें पैसे? हाँ भेजते तुम हैं, भीख मांग बिल्कुल रहे हो, भेजते ये हैं। बोला अपना एड्रेस क्या, मैं भेजती हूँ आपको। नहीं, पैसे आप अपना एड्रेस भेज दो, आजकल इसको मैं आपको पैसे पैसे नहीं मिल भेजती रहे। हूँ।
अरे अभी IMF से मिला नहीं है, अभी बहुत कर्जा चुकाना है वजीहा जी, अभी देने की बात मत कीजिए, अभी बहुत लोगों को देना है जिनसे लिया हुआ है, अभी बहुत लोगों को देना है। चलिए मैं एक बार फिर से दिनेश जैन जी का रुख कर रही हूँ। दिनेश जैन जी, एक तरफ तो मिलिट्री की बड़ी बड़ी तारीफें हो रही हैं और देखिए ना, जब बड़ा सवाल ये किया जाता है कि भाई आखिर लीड कौन कर रहा है, क्या मिलिट्री रूल हो गया है, शहबाज शरीफ क्या इतने पंगु हो चुके हैं, सिविल गवर्नेंस पाकिस्तान की इतनी जीरो हो चुकी है कि उसको किसी काबिल ही नहीं समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की नीतियों में तो फेल रहे, लेकिन मध्यस्थता में इसीलिए बड़ा रोल अदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को फ्रेम करने की, वहां पर भी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट दे दिया। अब यही बात माइकल रूबिन जो है अमेरिका की तरफ से कई बड़ी बातें कही उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान तो सबसे बड़ा धोखेबाज है डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे अपना सो कॉल्ड दोस्त बनाकर रखा है, या पाकिस्तान से मिले तमाम आतंकी, लेकिन फिर भी उसी आतंकी को, उसी आतंकी देश को आतंक की आग बुझाने के लिए दिया गया है। अब पानी दिया है या कैरोसिन कहा नहीं जा सकता। देखिए नैना, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर को अभी मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो लगाने से डरता है क्योंकि उसे पता है जो इज्जत पाकिस्तानी आवाम के अंदर पहले अपनी सेना की हुआ करती थी, वो इज्जत इमरान खान के केस के बाद में जिस प्रकार से पूरा यहाँ पे ये राजनीतिक खेल खेला गया सेना द्वारा, उसके बाद में आम जनता के बीच में पाकिस्तानी सेना का जो रुतबा है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और शायद अगर पाकिस्तानी सेना डायरेक्टली मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से PTI से लेके लब्बैक से लेके जितने भी लोग हैं सड़कों पे निकल आए, और फिर शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ बात, हाँ एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा। मेजर नदीम ने कहा, मस्ती खान साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, आज आप पाकिस्तानी हो गए भाई, क्योंकि नदीम साहब ने कहा कि आप भीख मांग के खाते हो, तो आप पाकिस्तानी पक्का हो गए आज तो। अब आप पक्का पाकिस्तानी, तो इनको छिपा नहीं होना चाहिए आपसे बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं बात में वजीहा की। वजीहा बोलने दो ना, भिखारी बोल दिया आपने, बोलने दो, आपने प्यार में इसको भिखारी साबित कर दिया। खुश हो रहा। अरे ये तो पाकिस्तानी ना, जैसे आप भी नेगेटिविटी में हमेशा हैप्पीनेस ढूंढते हैं नदीम जी। आपकी जनसंख्या बढ़ाई है, एक आदमी बढ़ गया आपके पास में आज। चलो एनीवे, मैं वजीहा की बात का जवाब देता हूं। वजीहा, अब से 3 घंटे पहले अमेरिका के अंदर एक सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है जिसके अंदर रक्षा मंत्रालय से लेके पेंटागन से लेके सब लोग आए हैं, और वहीं पे ये रिपोर्ट दिया गया था इंटेलिजेंस के द्वारा कि आसिम मुनीर को बिल्कुल बीच में नहीं लेके आना है, बिकॉज उसके लिंक्स जो है वो निकल के आ गए हैं कासिम सुलेमानी के साथ में और बाकी लोगों के साथ में भी। और दूसरा, अमेरिका ने बिल्डअप शुरू कर दिया है पूरे गल्फ के अंदर, बड़ी भारी संख्या के अंदर C-17 फ्लाई कर रहे हैं। आपके डियो गार्सिया के अंदर B-2 बॉम्बर्स आ चुके हैं, और 100% है कि अब ईरान के ऊपर अटैक होना है। मेरा सवाल एक वापस आप दोनों से है, आप दोनों से, नदीम से भी और वजीहा से भी, आपने करार कर रखा है सऊदी अरब के साथ, अगर सच्चे ईमान वाले लोग हो तो ईमानदारी से बताना कि अगर कल की तारीख में यह युद्ध शुरू होता है जिसमें खाड़ी देश भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या आप ईरान के ऊपर जो करार किया आपने सऊदी अरब के साथ, उसके साथ उसका सम्मान करते हुए, उसकी इज्जत रखते हुए, क्या आप ईरान पे अटैक करेंगे कि नहीं? नंबर 1। नंबर दूसरा नहीं तो आपकी फितरत समझ में आ गई। मैं यही चाहता था आप मुझे यही जवाब दें, बिकॉज आपके मुशर्रफ ने भी यही किया था। जब तालिबान वाली बात आई थी तो कहा था मैं अलकायदा को ठिकाने लगा दूंगा, मैं तालिबान को ठिकाने लगा दूंगा। तोरा बोरा की पहाड़ियों से चुपचाप से लाके सबको जो है खैबर पख्तूनख्वा के माध्यम से अंदर ले गए, और उसको तो एबटाबाद में किसको रखा था आपने लाके? तो आपका फितूर है ये, आपका दस्तूर है ये बहुत पहले से। पाकिस्तान के अंदर आज एक मक्कारी छुपी हुई है, पाकिस्तान के अंदर चलाक लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर ईमान नाम की चीज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, मोरालिटी भी नहीं है। और अब इस सिचुएशन के अंदर जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप लिख के ले लीजिए, आपने अपने लिए ऐसे बीज बो दिए, इजराइल आपको नहीं छोड़ेगा, ईरान आपको नहीं छोड़ेगा, और आप तैयार रहिए। एक तरफ से बलूचिस्तान, एक तरफ से आपका अफगानिस्तान के तालिबान, एक तरफ से TTP, नहीं आप छोड़ेंगे, आप छोड़ा हुआ है क्योंकि आप में हमारा DNA है, कुछ दिनों के लिए छोड़ा हुआ है। जब तक तमीज से रहोगे तो छोड़ के रखेंगे। देखिए मैं नैना आपको बताऊं, बात करें ना, वही है, हिम्मत है तो बात करें, हिम्मत है में भी। सर जी, हिम्मत याद है ना हमारे कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी गिलानी की,
जब से हमने गिलानी के पूरे ग्रुप को ठिकाने लगाया, उस इस्लामिक रिजीम को ठिकाने लगाया, तब से हमारा कश्मीर बिल्कुल हरा भरा हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर भी ISI और इनकी सेना के अंदर जबान चला सकते हैं, हथियार नहीं चला सकते, लोगों को गालियां दे सकते हैं, झूठा मक्कार कह सकते हैं औरतों की तरह, या IRGC जो भी आप बोल लें। आज इस्लामिक ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मुझे लग रहा है शायद दिनेश नंजी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही। मेजर शेख नदीम जी सर एक सेकंड। मेजर शेख नदीम, अगर आप हथियारों की बात कर रहे हैं तो इतिहास रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। जी सर प्लीज। आज एक स्टेटमेंट IRGC ने हॉर्मोज में दी है, और क्या स्टेटमेंट दी है कि ये बेवकूफ और गधा इंसान है अरागची, जो वहां का विदेश मंत्री है, वो बेवकूफ इंसान है जिसने हॉर्मोज खोल दिया, उसकी कोई औकात नहीं। हम हॉर्मोज को बंद करते हैं। ये आतंकी लोग हैं, इनको आतंक के हिसाब से डील करना चाहिए, चाहे वो मेजर नदीम की फौज हो, चाहे मेजर नदीम की फौज हो या IRGC हो, ये सब के सब आतंकी हैं। इनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, पूरी दुनिया को इकट्ठे होकर के, और इनकी अक्ल ठिकाने लगानी चाहिए। इनको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग नहीं तो ये सोच को इतना बढ़ा देंगे, इतना गंदा कर देंगे माहौल। ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, इंसानियत खत्म कर देंगे ये लोग, और इनको बिल्कुल भी हक नहीं है। किसी भी हालत में हमें पाकिस्तानी आवाम को भी आजाद कराना पड़ेगा इन आतंकियों के चुंगल से। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मेजर शेख नदीम सर, हथियार नहीं चला सकते, आप जबान चला सकते हैं और बहुत देर तक चला सकते हैं, किसी को मक्कार झूठा, लेकिन विनोद दत्ता जी हथियार चलाने की बात है तो मुझे लग रहा है एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो शायद आईना नजर आ जाएगा मेजर शेख नदीम को। हथियार चलाने और युद्ध की अगर बात करते हैं तो कहां स्टैंड नजर आते हैं फेक नैरेटिव की बात करने वाले लोग। जी विनोद दत्ता जी, अहमद मस्तिकान जी। दत्ता सर देखिए, रही बात मेजर नदीम की, भारत ने जिस तरह, अभी तो आपकी याददाश्त बिल्कुल ताजी होगी, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे इंडिया ने, और इंडिया ने आपके जितने भी मरकज थे दहशतगर्दी के, उनको इस तरह से नेस्तनाबूद किया था कि आपके मसूद अजहर ने ये कहा था आंसुओं से आतंक तक, और उन्होंने ये कहा था जब उनके 16 फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। पहली बात, भारत ने केवल ये बीड़ा उठाया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम करेंगे, हमने बगल वाले घर की जो दीवार थी उसको कोई मतलब हार्म नहीं पहुंचने दिया। तो ये है भारत की कैपेबिलिटीज। केवल 75 इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए थे। इंडियन आर्मी की जो इन्वेंट्री है वो करीब 3,75,000 है। सुन लीजिए आप एक मिनट, सन 71 की लड़ाई में, कारगिल के युद्ध में आप देखिए किस तरह की आपको वो खानी पड़ी। जब लोगों के पोस्टमार्टम हुए तो उनमें से घास निकली। सन 71 में आपके जो देश था उसको डिसमेंबर कर दिया गया। 13 दिन के अंदर 13वीं कर दी गई ईस्ट पाकिस्तान की। 65 के अंदर आपने कितने इंच पर कब्जा किया? तो हथियार चलाना, सुन लीजिए, हथियार चलाना और हथियार चलाना, अरे मेजर शेख नदीम, ये हिंदुस्तान की फितरत नहीं है ना जनाब आपकी तरह कब्जा करने की, वरना इतनी बार मौके दिए ना अतीत के पन्नों में बांग्लादेश हिंदुस्तान का होता, लेकिन कब्जा करने की फितरत नहीं है। ये अहमद मस्तिकान ज्यादा तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से कब्जा करके रखते हैं। आपने बलूचिस्तान पर जिस तरह से कब्जा करके रखा है, कुछ कह रहे हैं अहमद मस्तिकान? जी हाँ, देखें, इनके मुल्क का इन पंजाबी वहाबियों का मसला ये है, सब में बड़ा मसला ये है कि इन्होंने खामखा में बैठे बिठाए हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ली। बैठे बिठाए ये कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर के हजारों साल पुराना तारीख है। पाकिस्तान का लफ्ज ही खुद 90 साल पुराना है, डिक्शनरी में लफ्ज ही मौजूद नहीं था। ये आप कहाँ से कैसी कैसी बातें करते हैं? ये तमाम बातें कहने के बावजूद मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ नैना जी, ये लोग तो झूठे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके बात पे किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। देखें, इसी अभी ये कुछ दिनों में जो युद्ध हुआ है,
इसमें इन्होंने अपना जो थर्ड बड़ा कंट्रीब्यूटर था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको नाराज कर लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इनको अच्छा खासा माल मिलता था, आज ये लोग उसके जान के दुश्मन बने हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। कुछ नहीं कि जब ये कल के दिन सऊदी अरेबिया के लिए लड़ने से इनकार करेंगे तो वो भी इनको जूते मार के निकालेगा। तब ये पंजाबी जिहादी कहां जाएंगे? इनको चाहिए था कि हिंदुस्तान से बना के रखें, हिंदुस्तान से खामखा में पंगा ना ले। इन्होंने हमेशा रोजे अव्वल से हिंदुस्तान से पंगा लिया और आज इनके मुल्क का ये हाल है। ये कहने के बाद मुझे एक चीज कहने दीजिए। देखे, जहां तक झूठ का ताल्लुक होता है, वो बेचारे ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद ही बहुत बड़े झूठे हैं। वो अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखते हैं झूठ बोलते हुए। इसीलिए तो जोड़ी बन रही है ना मेमर मस्तिकान जी, इसीलिए तो जोड़ी बन रही है ना। एक कहावत है, कहीं का ईड़ा कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कुनबा जोड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप, कुनबा जोड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप, झूठों का पुलिंदा बनाते हुए, झूठों की टीम बनाते हुए। और खुद ईरान कह रहे भैया कौन सी बात कह रहे हो जाकर। अब उनकी सरकार, उनके ही नुमाइंदे, उनकी जनता उनसे सवाल पूछ रही है। वेल, वक्त इतना ही था मेरे पास में चर्चा के लिए। आप सभी बहुत शामिल हुए इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।